निगरान हुकूमत ने IMF के साथ एक प्लान शेयर किया है कि जो सार्फिन 300 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली, उनको उनके बिलों में 3,000 का रिलीफ देंगे और जिनके बिल 60 से 70 हज़ार रुपये आ रहे हैं उनको 13,000 रुपये का रिलीफ देंगे। आपको लगता है कि ये IMF इस पर ग्रीन सिग्नल देगा या IMF इस पर राजी होगा? डॉक्टर साहब देखिए, IMF का पहला सवाल यही होगा कि ये रिलीफ देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की आवाम को अगर अब सहूलियत देनी पड़े तो IMF के सिर्फ और सिर्फ इशारों और IMF की इजाज़त के साथ ही दिए जा सकती है। क्योंकि आज के समय अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में आम आवाम के हर घर में इतने भयंकर तरीके से बिजली के बिलों को दे रखा है कि उनका जीवन यापन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और ना ही वो ये बिल इतने बड़े बड़े भर सकते हैं। तो कैसे आज रिलीफ देने के लिए जो केयर हुकूमत का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने IMF के साथ एग्रीमेंट करने की बात कही है और सीधा सीधा बोल रहा है कि जो 13,000 और 3,000 रुपये का जो बिजली का बिल है वो माफ़ करने की इजाज़त हमने पाकिस्तान की IMF से मांगी है। वो इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर इजाज़त नहीं मिली तो पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर वैसे ही एहतजाज कर रही है, तो कहीं ना कहीं तांडव का खतरा पाकिस्तान में दिन ब दिन गृह युद्ध में बदलता जा रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चलते हैं डिबेट में। निगरान हुकूमत ने IMF के साथ एक प्लान शेयर किया है कि जो सार्फिन 300 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली, उनको उनके बिलों में 3,000 का रिलीफ देंगे और जिनके बिल 60 से 70 हज़ार रुपये आ रहे हैं उनको 13,000 रुपये का रिलीफ देंगे। आपको लगता है कि ये IMF इस पर ग्रीन सिग्नल देगा या IMF इस पर राजी होगा? डॉक्टर साहब देखिए, IMF का पहला सवाल यही होगा कि ये रिलीफ देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, और दूसरा सवाल ये होगा कि चूंकि बिजली के बिल जो हैं वो इस वक्त आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठे करने का एक जरिया भी हैं। हर बिल को अगर आप देखें तो तकरीबन 30% उसका जो है वो टैक्सेस हैं, GST है, वो TV लाइसेंस फी है, किस्म के सरचार्जेस हैं। तो IMF ये पूछेगा कि वो जो इस साल के लिए 9.2 ट्रिलियन रुपीस का जो हदफ रखा गया है टैक्स इकट्ठे करने का, तो क्या उससे कोई टैक्स लॉसेस तो नहीं होंगे, और अगर होंगे तो वो कहाँ से पूरे किए जाएंगे। तो अगर ये दो सवालों का जवाब हुकूमत के पास होगा तो IMF को इस पर कोई इतराज नहीं होगा। मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल को आप भी बखूबी जानते हैं, क्या इन दोनों सवालों के जवाब देकर मुतमईन किया जा सकता है IMF को? क्या वाकई हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है हमारे खजाने में कि हम ये बोझ उठा सके, हुकूमत ये बोझ उठा सके जो 13,000 रुपये का रिलीफ देना है आपने आवाम को, या 300 यूनिट वालों को 3,000 का रिलीफ देना है? देखिए, उसका एक मुश्किल मगर मुश्किल हल तो ये है कि वो तमाम सेक्टर्स और अफराद, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, जिनको टैक्स देना चाहिए और जो नहीं दे रहे हैं अपनी रहन सहन के मुताबिक या अपनी आमदनी के मुताबिक, अगर उनको जो है टैक्स नेट पे ले आया जाता है तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है बढ़ जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस से आपकी रिलायंस कम हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये एक मुश्किल और मुश्किल हल है, और जाहिर है कि इतने शॉर्ट टाइम में ऐसा मुश्किल काम हुकूमत नहीं कर पाएगी। इसका एक जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो टेम्परेरी है वो ये है कि इस साल के PSGP और इस साल के जो सूबाई तरक्याती प्रोग्राम्स हैं उनमें से देखा जाए कि कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जो कि खालसतन सियासी बुनियादों पर शामिल की गई थी, उन स्कीमों को निकाल दें तो जाहिर है कि वहाँ पे वो खर्चा कम हो जाएगा। वो जो रकम बचेगी वो हम कह सकते हैं कि जी ये इतना हमारा टैक्स का हदफ कम हो जाएगा, और इसके बदले में हम जो है वो रिलीफ दे रहे होंगे सार्फिन को। और इसका एक तीसरा जो हल है वो है कि इस बजट में 250 अरब रुपया जो है वो रखा गया है तकरीबन किसी कंटिजेंसी या इमरजेंसी के लिए। जैसे पिछले साल सुपर फ्लड्स आ गए थे, तो उस तरह की किसी नागहानी आफत से निपटने के लिए कुछ इमरजेंसी फंड्स रखे गए हैं। अब देखना यह है कि क्या इस वक्त सितंबर में, यानी कि अभी पहला क्वार्टर जो है वो शुरू हुआ है इस माली साल का, तो क्या वो जो पूरे साल के लिए इमरजेंसी फंड रखे गए हैं क्या वो यहाँ पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता अगले 9 महीने में कोई वाकई इस तरह की इमरजेंसी आ गई तो फिर क्या किया जाएगा। तो ये इफ्स एंड बट्स हैं। और चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज इस वक्त यह है कि जो अगस्त के महीने में रुपए की कदर में जो कमी आई,
ये आपको इम्पैक्ट इसका नजर आएगा अक्टूबर में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में। तो FPA जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, तेल की कीमतों, कोयले की कीमतों, गैस की कीमतों को जो एडजस्ट करना होता है, ये हर 2 माह के बाद होता है। तो जो अगस्त वाला है ये आपको अब अक्टूबर में लग के आ रहा होगा। तो उस वक्त एक दफा फिर बेचैनी फैलेगी, क्योंकि जब से केयर टेकर सेटअप आया तो हमने देखा कि पिछले 2 हफ्तों में ऑलरेडी रुपए की कदर में तकरीबन 17 रुपए जो है वो नीचे आ चुका है। बिल्कुल बॉम्बशेल्स गिर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जब भी ऐसा क्राइसिस आता है हम सब एक सवाल ज़रूर पूछते हैं, और वो जो IPPs के साथ माजी के मुआहदे हैं, जिन मुआहदों में ऐसी क्लॉजेज आपने कैपेसिटी चार्जेस की डाल दी जिसमें टर्मिनल आपका इस्तेमाल हो ना हो, बिजली इस्तेमाल हो ना हो, बट यू हैव टू पे, मतलब कि पाकिस्तान की ही कंपनियों को आपने डॉलर्स में पे करना है। और रोज़ाना ऐसे मुआहदे भी थे कि रोज़ाना की बुनियादों पर लाखों डॉलर्स आपको पे करने होते थे, जो आज तक भी जारी हैं। ये 15-15 साल के मुआहदे हुए हैं। हम क्यों इतने मजबूर हैं कि उन कंपनीज के साथ इन मुआहदों को रिव्यू नहीं कर सकते? देखिए, कुछ जगह पे तो आपकी सॉवरेन गारंटीज है। फॉर एग्जांपल जो चाइनीज CPEC के अंडर जो IPPs बने हैं, वहां पे तो सॉवरेन गारंटीज दी हुई हैं। और जाहिर है कि आप वैसे भी जो चाइना से इन्वेस्टमेंट आई थी या जो फ्यूचर में आनी है, आप उसको लिटिगेशन में लेके जाने से पहले 10 दफा आपको सोचना पड़ेगा। जैसा कि आपने अपने इब्तिदाई में कहा था कि जब PMLN हुकूमत बनाने आई 2013 में, तो उनके मंशूर का एक जो इम्पोर्टेंट तरीन एजेंडा था वो मुल्क को कोट एंड कोट अंधेरों से निकालना, लोड शेडिंग का खात्मा था। और उस लोड शेडिंग के खात्मे के लिए जाहिर है कि जिस तरह के भी IPPs आए, जो भी कंडीशन थी, उनको लाया गया ताकि मुल्क से जो बिजली का बहरान है वो खत्म हो सके। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को रोकने की तरफ ना तो उस वक्त को कोशिश हुई, ना उसके बाद आने वाली हुकूमत जो 2 PTI उस वक्त भी जो LNG के टर्मिनल लगाने के जो मंसूबे थे, हमें पता चलता था 3-3 अरब रुपए लागत है, जो चंद दिनों के बाद बढ़कर 13 अरब रुपए हो जाती थी, और बाद में डॉलर्स में इसको बढ़ाकर आप पाकिस्तानी कंपनियों को ही पे करते थे। तो ये सब रात के अंधेरों में ये सारी चीज़ें हमने होती हुई देखी हैं। ये कोई ज़्यादा कोई 25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी बात नहीं, 10 साल पुरानी बातें हैं, जब हम अपने प्रोग्राम्स में, न्यूज़ में ये चीज़ें डिस्कस किया करते थे। जी बिल्कुल। और वही अब सारी चीजें जो हैं वो अब जाहिर है कि उनके इम्पैक्ट सामने आ रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का मैं नाज़रीन के लिए बताता चलूं कि ये ऐसा ही होता है जैसे आप रेंट कार लें, तो वो जो भी आपको गाड़ी अपनी किराए पे दे रहा है, आप गाड़ी चलाएं या ना चलाएं, उसको एक फिक्स जो है उसका रेंट चाहिए होगा। तो इस तरह से जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है, स्पेशली इस तरह के सेक्टर्स में, उनको आपको कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस नेगोशिएट करते हैं। लेकिन जुल्म जो है कि कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस, पाकिस्तान की कोई कंपनी हो जिसको आप ठेके दे रहे हो, ये कहाँ लिखा है कि आपने उनको भी डॉलर्स में ही पे करना है? हम तो उनको डॉलर्स में पे करते रहे हैं। जी, ये यकीनन इस तरह की फ्रॉड चीजें भी थी, जो कि मैं नहीं कहता कि ये कोई बदनीयती थी। हो सकता है कि इट्स प्योर नेग्लिजेंस हो या प्योर ओवरसाइट हो, लेकिन जो भी था उसका खमियाजा टैक्स पेयर को और आवाम को भुगतना पड़ रहा है कि वो मुआहदे जो थे वो जिस तरह से भी थे वो फॉल्टी साबित हो रहे हैं, और जो उनमें फ्लॉज निकल के सामने आ रहे हैं, उसी तरीके से वो आवाम की कमर तोड़ रहे हैं। डॉलर कहीं आकर रुकेगा डॉक्टर साहब? देखिए, डॉलर के 2-3 इस वक्त उसमें इम्पोर्टेंट, एक तो जो इंपोर्ट का एकदम प्रेशर आया। जाहिर है कि पहले इंपोर्ट बंद थी, जब एलसीज आपकी मैच्योर होना शुरू हुई, जो बैकलॉग था वो शुरू हुआ, तो डॉलर की डिमांड बढ़ी। लेकिन उसके साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें कंपोनेंट है वो अफगानिस्तान की तरफ जो स्मगल हो रहा है वो भी है। 15,000 अफराद जो हैं वो रोजाना परमिट पे अफगानिस्तान जाते हैं, अफगानी जो लीगल, और हर कोई जो है वो $1,000 अपने साथ लीगली लेके जा सकता है। तो $15 मिलियन तो रोजाना के सिर्फ लीगल तरीके से अफगानिस्तान जा रहे हैं, और उसके बाद इलीगल तरीके से भी जा रहे हैं। तो अगर आज हम कहते हैं कि अफगानिस्तान, जो कि पूरी दुनिया के मुआशी सिस्टम से कट ऑफ होकर बैठा है, अगर वहां पे डॉलर जो है वो सस्ता मिलता है पाकिस्तान की निस्बत, तो डॉलर पिछले 2 साल से जा कहाँ से रहा है? जाहिर है कि वो आप ही के पास से जा रहा है। हमारे पास से अफगानिस्तान भी जा रहा है, हमारे पास से ईरान में भी स्मगल हो रहा है, और ईरान भी अमेरिकन सैंक्शंस के अंडर है, इंटरनेशनल सैंक्शंस है उस पर। तो जब तक ये लूप होल ये 2 बंद नहीं होते, तब तक वो जो पैनिक बाइंग और होर्डिंग का सिलसिला है वो खत्म नहीं होगा। तो वो जो
लोग पैनिक में आके डॉलर खरीदना शुरू करते हैं और फिर उसको होल्ड करना शुरू करते हैं। जब रोजाना उन्हें पता चलता है कि रुपए की कदर 1 रुपया गिर गई, 1.5 रुपया गिर गई, तो वो एक तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि डॉलराइजेशन होनी शुरू हो गई। और चौथी और इम्पोर्टेंट चीज, जो इनफ्लो नहीं आ रहा, और जब तक इनफ्लो नहीं आएगा डॉलर का आपका रेट जो है वो स्टेबल नहीं होगा। वो मुल्क की इस वक्त मुआशी और सियासी जो अदम इस्तेहकाम है और जो गुज़श्ता कई डार दिनों साहब से का जो चल रहा है। 200 रुपए पे डॉलर लेके जाने का प्लान था, वो तो ख्वाब ही, मुझे तो लगता है अब ख्वाब ही रहेगा वो। नहीं, जाहिर है कि वो तो अब आपका नहीं होता, लेकिन आज भी अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई एक कंक्रीट डेट अनाउंस कर दे इलेक्शन की, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन 90 दिन में हो, 9 महीने में हो, 3 महीने में हो, वो जब भी होने हैं, भले 4 साल में हो, लेकिन और ये मैं चूंकि आईनी मार नहीं, मैं इस पर बात नहीं कर सकता कि कौन इसमें प्रिवेल करेगा, लेकिन जिसकी राय भी प्रिवेल करती है वो कम से कम आवाम का ये और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए ये गुत्थी सुलझा दें कि जी फलां डेट को या फलां महीने को इलेक्शन होने हैं, ताकि थोड़ा सा ये जो अनसर्टेनिटी है ये कम हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आपने देखा कैसे आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की वजह से कहीं न कहीं पाकिस्तान में अनेकों प्रकार के बहरान पैदा हो चुके हैं, और इन बहरानों की वजह से कहीं न कहीं देखा जाए तो आज पूरा पाकिस्तान त्रस्त हो चुका है, और त्रस्त होने के साथ साथ कहीं न कहीं पाकिस्तान की आवाम आज घुट घुट के मरने को मजबूर हो चुकी है। कैसे आज IMF के इशारों पे पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, और बिजली के बिलों के नीचे दबा दबा के पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का जो गला है वो मोसा जा रहा है। तो कैसे आज पाकिस्तान की आवाम IMF के से रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।